नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो स्वर्ण काल, इसमें आपका स्वागत है। और ये शो इसलिए क्योंकि आप देखिए कि गोल्ड का मार्केट पिछले कुछ दिनों में क्या परफॉर्म किया है। शानदार तेजी आई है और जैसे ही अमेरिका से ये खबर आई कि वहाँ पर जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो कोलैप्स हुआ है, उसके बाद गोल्ड में ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट बाइंग बढ़ी। और ये बाइंग तब और बढ़ गई जब एक खबर यूरोप से भी आ गई और वहाँ पर जो क्रेडिट स्विस को लेकर संकट सामने आया, उसका डबल इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर हो गया। और यही वजह है कि 1.5 महीने में गोल्ड का भाव सबसे महंगा हो गया। महज हफ्ते भर में करीब करीब $125 की तेजी आ गई। इंडियन मार्केट में रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब पहुंच गया भाव। तो अब हमारा सवाल यह है कि ये जो संकट अभी ग्लोबल संकट है, इसके बीच क्या गोल्ड में एक बार फिर से बड़ी बाइंग करने का वक्त आ गया है, निवेश करने का वक्त आ गया है? क्या सोना एक बार फिर से तेज रफ्तार से दौड़ेगा? क्या सोने का स्वर्ण काल एक बार फिर से आया है? इसी पर हम बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इस पर हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी हैं इब्जा के, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। तानिया रस्तोगी हैं, डायरेक्टर हैं लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की। और साथ ही हमारे साथ बीरेन वकील हैं, CEO हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेहता जी, अगर मैं एक लाइन में पहला सवाल आपसे अपने शो के नाम को रखकर ही पूछूं, हमने नाम दिया है स्वर्ण काल, आप मानते हैं कि यह स्वर्ण काल है गोल्ड का? मैं तो लगभग 2020 में कोविड के बाद ही इसको स्वर्णकाल मान रहा हूं, क्योंकि हमने कोविड में भी ये देखा था कि गोल्ड में किस प्रकार से बड़ी तेजी आई थी। और लोगों को उस वक्त रियलाइज होने लगा था कि ये वाकई में स्वर्ण काल है। हालांकि वर्ल्ड की इकोनॉमी एकदम डाउनफॉल पर चली गई थी, लेकिन सोने ने जिस प्रकार से उस वक्त भी लोगों की मदद की, तो मैं मानता हूं कि 2020 के बाद सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में एक स्वर्ण काल है। और जब तक ये स्वर्ण काल चलता रहेगा, जब तक कि हाँ, जितनी भी करेंसी उस दरमियान प्रिंट हुई है उसका पूरा निवाकरण नहीं हो जाता, ये स्वर्ण काल चलता ही रहेगा। और मेरे ख्याल से अभी और 1 साल शायद इसी प्रकार से हम गोल्ड के अंदर ये स्वर्ण काल को देखते रहेंगे। और गोल्ड परफेक्ट एग्जाम्पल होने वाला है और हो रहा है। इन्फ्लेशन हेज अगेंस्ट ऑल अदर एसेट क्लास एंड हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आप करें कि आपने तो स्वर्ण काल की भविष्यवाणी 2000 मतलब अब कोरोना की शुरुआत में ही कर दी थी। ठीक है, देखते हैं ये कब तक चलता है। लेकिन अब तान्या जी, मैं अब अगले सवाल पे आता हूँ और अब मैं बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ। पहले तो आप ये बताएं कि जो 2 खबर आई, एक तो अमेरिका से सिलिकॉन वैली बैंक का, और दूसरी खबर यूरोप से आई क्रेडिट स्विस की। आप बताइए कि इन दोनों, और दूसरी खबर यूरोप से आई क्रेडिट स्विस की, आप बताइए कि इन दोनों खबरों का जितना इम्पैक्ट गोल्ड पर आना था तेजी के तौर पर, आ चुका है, या आपको लगता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है? तो अगर आप देखें तो ये अपने आप में 2008 के बराबर का जो ग्रेट बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस था, वैसा एक इवेंट हुआ है। तो ज़रूर काम करके इंजेक्ट करके सपोर्ट देके उसको थोड़ा अभी स्टेबिलिटी दी है, बट वो कहते हैं ना, एक सीपीआर दिया है। अगर आप देखें तो वो अभी मोमेंटम गोल्ड में वो बना हुआ है, बिकॉज़ जी जो ट्रेडर है, जो वॉच कर रहा है, वो अभी भी नर्वस है इस सिचुएशन को लेकर। तो ये अभी पूरी तरीके से फैक्टर इन हुआ है, ये मैं नहीं कहूँगी। और इसी से रिलेटेड अगर आप देखते चले जाएँ चीज़ें, तो सारी जो भी रीज़न्स हैं, मतलब बैंक कैन ट्राई, फेड को भी अब बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। अपना जो हाइक उनका एक्सपेक्टेड है, 25 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेड है, और एक और 55% चांस आ गया है, मार्केट में कहते हैं कि मई में भी हाइक एक आना है। बट दे विल हैव टू बी केयरफुल विद दिस। उतना ईज़िली हाइक आना, अप्रूव करना उतना ईज़ी नहीं है। तो मैं कहूँगी कि अभी उसको पूरा तरह से फैक्टर्ड इन नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से फैक्टर्ड इन नहीं हुआ है। बीरेन जी, जी। तान्या जी कह रही है कि अभी इसका असर दिखना और बाकी है। आप सहमत हैं क्या? ये जो दोनों संकट सामने आया है, क्या ऐसे में गोल्ड आपको लगता है कि अभी उतना इम्पैक्ट दिखा नहीं पाया है जितना दिखाना है, या आगे और असर दिखाएगा? 3 इवेंट बेसिकली मैंने देखी। एक तो फेड की बैलेंस सर शीट फेड, में नहीं नहीं बीरेन जी, माफी चाहूंगा। बीरेन जी, आधे घंटे का शो है, फेड पे मुझे आगे भी सवाल पूछना है।
तो अभी मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे, बैंक वाला संकट उस पर बताइए सर, फेड पे भी मैं आऊंगा। मेरा सिर्फ वन लाइनर है, रीच डॉलर ओन गोल्ड, इसमें अच्छा, से पूछा गया। ये बड़ा छोटा हो गया सर, थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करें प्लीज। क्योंकि मनी सप्लाई काफी बड़ा है, तो आप डॉलर लोगों ने बेचना शुरू कर दिया है, डीप मनी जिसको कहते हैं। बिटकॉइन की बढ़ोतरी देखो 20% है, सिल्वर की 10% है, गोल्ड की 4% है, बट मामला साफ हो चुका है। क्या साफ हुआ है सर? हमारे लिए तो बड़ा धुंधला है मामला, अभी हमें हमारे लिए साफ करिए जरा। क्यूई इज बैक। मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा ना कि फेड की बैलेंस शीट 300 बिलियन ओवरनाइट, बट ये क्यूई वापस आ चुका है। अच्छा, ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि क्यूई वापस आ चुका है, ठीक है, क्वांटिटेटिव ईजिंग, अच्छा ठीक है। अब लेकिन मेहता जी आप जरा एक बात बताइए कि अब देखिए, मतलब चूंकि गोल्ड में बड़ा एक्शन तो आया है, और सिर्फ इस वजह से आया है कि मार्केट को ये लगा कि मंदी आ रही है, और जब भी दुनिया के आर्थिक या राजनीतिक हालात खराब होते हैं तो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की मांग बहुत बढ़ जाती है, और वही इस बार भी हुआ है, बड़े पैमाने पर बाइंग लौटी है। नहीं तो आप देखिए कि जब फेड का ये बयान आया था कि आगे दरें बहुत तेज रफ्तार से बढ़ेंगी, $100 गोल्ड गिर भी गया उस स्टेटमेंट से ही, और उसके बाद इन दोनों खबरों से $125 बढ़ गया। अब चूंकि नेक्स्ट वीक फेड की मीटिंग है, पहले जो अंदेशा था कि फेड तेज रफ्तार से दरें बढ़ाएगा, वो आशंका अब कम हो गई है। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ना भी बढ़ाए। पहले तो आप ये बताएं कि आपके हिसाब से फेड करने क्या वाला है? देखिए, मुझे लग रहा है कि फेड 50 बेसिस पॉइंट ही रेट बढ़ाएगा। अच्छा। ये 25 बेसिस पॉइंट की तरफ नहीं जाएगा। हम्म। उसका इससे बेटर है कि वो ऑप्ट ये करेंगे कि वो करेंसी प्रिंटिंग करके इन बैंकों को सपोर्ट करें। तो मुझे लगता है कि ये बैंकों को डूबने नहीं देंगे, उन डिपॉजिटर का ख्याल रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट भी बढ़ाएंगे। हमने 7 तारीख के बाद हमने देखा $1860 का गोल्ड लगभग $1930 आ गया, मतलब लगभग $128 के हमने इसमें बढ़ोतरी देखी। मुझे ऐसा लगता है कि 22 तारीख को जब फेड की मीटिंग होगी, ये वापस हमें $1860 की तरफ लेकर जाएगा, और वहां से एक नया मोमेंटम बनेगा। वो मोमेंटम नॉन स्टॉपेबल होगा। ये जो एक मोमेंटम आया है, ये बैंक के क्राइसिस की वजह से मैं आया थोड़ा इसको और है। इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं आपसे पूछ, आप ये कह रहे हैं कि फेड 25 नहीं बल्कि 50 बेसिस पॉइंट दरें बढ़ाएगा, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा तो $1930-40 से गिरकर भाव 1860 तक आएगा, राइट? मतलब $70 गिर जाएगा। उसके बाद आप तीसरी बात कह रहे हैं कि 1860 आने के बाद फिर नई बाइंग आएगी। वो जो नई बाइंग आएगी वो किस दम पे आएगी फिर? देखिए, नई बाइंग इस दम पे आएगी कि हमने एक तेजी देखी $1615 से लगा के, हमने तेजी देखते रहे लगभग $1930 की। तो एक एक जो करेक्शन होता है, जो बैंक क्राइसिस खत्म हो जाएगा तो बैंक क्राइसिस का करेक्शन आएगा, लेकिन उसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाएगा, और ये $1830 से $1860 के बीच में करीबन करीबन मेरे हिसाब से 15-20 दिन या हो सकता है 1 महीने तक इसी प्रकार का मूव करे, और उसके बाद एक नई बाइंग जनरेट होगी। क्योंकि बैंक के क्राइसिस को एक जैसे तानिया जी ने कहा, टेम्पररी आपने सीपीआर दिया है, तो वो टेम्पररी सीपीआर के मद्देनजर रखते हुए सेंट्रल बैंक की बाइंग, जो दूसरी कंट्री की बाइंग है, इन्वेस्टर बाइंग है, ईटीएफ बाइंग है, वो जारी रहेगी। फिलहाल ये बाइंग मुझे लगता है कि 22 तारीख को फेड के जो डिसीजन आएंगे, तब तक मुझे लगता है कि उसके बाद ही वो कोई नया स्टेप लेंगे, क्योंकि मैं पर्सनली मानता हूं कि फेड इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाएगा। कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट ही फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तान्या जी आप क्या मानती हैं, कितनी बढ़ोतरी फेड की तरफ से नेक्स्ट वीक? नहीं, मैं काफी अग्री भी करती हूँ मेहता जी की इस बातों से, क्योंकि अगर आप देखें ऑलरेडी एक न्यूज आई है कि 2 ट्रिलियन तक गवर्नमेंट इज कंटेम्पलेटिंग अप टू $2 ट्रिलियन टू इंजेक्ट इनटू द बैंकिंग सिस्टम। दैट विल ऑलरेडी it will hike up the inflation, which will again give more reason for the Fed to
हाइक अप द रेट ऑल्सो। उसके अलावा अगर आप देखें तो जॉबलेस वीकली जो लास्ट डेटा था जॉबलेस क्लेम्स का, वो सरप्राइजिंगली गिरा, जितना एक्सपेक्ट से ज्यादा गिरा। दैट ऑल्सो गिव्स देम अ रीजन कि वो हाइक को ज्यादा रखे, दर बढ़ा के रखे। तो वो 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ने का काफी रीजन है, पॉसिबल चांसेस हैं। और जहां वो फैक्टर इन करेगा, बिकॉज वो फैक्टर्ड नहीं है, उसका ओनली 20% चांसेस है, 80 अभी अभी मार्केट ने उसको फैक्टर इन नहीं किया है, तो वो उसका रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। बट ये सिर्फ पॉजिंग का इफेक्ट देगा। दिस इज इट कैन नॉट लास्ट, बिकॉज अभी इन्फ्लेशन इतना आगे जाने वाला है कि वो फेड भी समझ गया कि वो 2% पे वापस नहीं आने वाले हम लोग बहुत जल्दी। दे विल हैव टू फाइंड अ न्यू नॉर्मल ऑल टुगेदर। और दे नाउ विल हैव टू लुक, जिस तरीके के क्राइसिस आ रहे हैं अभी उनको दोबारा देखना पड़ेगा कि रेट कट कब शुरू करें। अभी तो लग रहा है 24 तक, 2024 तक आएंगे, बट वो पॉलिसी तभी बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, तो एंड तक तो अभी नहीं बात कर सकते। बट आई ऑल्सो अग्री कि 50 बेसिस पॉइंट की काफी रीजनेबल चांसेस आएंगे बाय द टाइम द मीटिंग कम्स इन। तो मतलब 50 बेसिस पॉइंट आप भी कह रही हैं, मेहता जी भी कह रहे हैं, वीरेन जी आप क्या कह रहे हैं? आपके हिसाब से भी 50 बेसिस पॉइंट या आप कुछ ऊपर नीचे रखेंगे? वीरेन जी। मैं रेट हाइक में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो 25 और 50 ने अब इसका रिलेवेंस छोड़ दिया है। आई मीन इट इज नो मोर रिलेवेंट फॉर मी नाउ। नहीं, आपके लिए नहीं सर, गोल्ड के लिए तो है रिलेवेंट ना। गोल्ड के लिए इतना और एक्साइटेड भी नहीं हूं मैं बाय साइड पे, बट डेफिनेटली मैंने पहले सेंटेंस में कहा कि डीच डॉलर होल्ड गोल्ड मींस, अगर गोल्ड के संदर्भ में मैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड अब ज्यादा ओवरवेट प्रेफर करूंगा। अच्छा, ठीक है। तो मतलब चलिए ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि दरें कितनी बढ़ती हैं ये आप कह रहे हैं कि आपके लिए मायने नहीं रखती हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक एक सिनारियो दूंगा और उसके हिसाब से मैं जानना चाहूँगा कि क्या इसका इम्पैक्ट गोल्ड के ऊपर होगा। मेहता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने 50 बेसिस पॉइंट वाली बात तो बता दी कि अगर ऐसा होगा तो गोल्ड गिरेगा पहले, लेकिन जो अभी ग्लोबल मार्केट के एक्सपर्ट कह रहे हैं या जो चर्चा हो रही है ये दो बैंक टर्मोइल के बाद कि शायद फेड अपना रुख थोड़ा नरम करे। मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं, अगर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होती है तब गोल्ड में क्या होगा सर नेक्स्ट वीक? बिल्कुल, यदि सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होती है तो हम सबसे पहले गोल्ड को 1979 या $81 तक जाते हुए देखेंगे, और वहां से यदि मोमेंटम पकड़ता है तो हो सकता है हम $2010 तक भी पहुंच जाए। सर मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ मेहता जी, आप कह रहे हैं कि अगर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी तो गोल्ड बढ़ जाएगा, मतलब $50-60। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी गोल्ड बढ़ रहा है उसी को तो डिस्काउंट कर रहा है, दोबारा इंपैक्ट आएगा उसका? बिल्कुल आएगा सर। अच्छा। बिल्कुल आएगा। अभी जो गोल्ड बढ़ा है वो बैंक क्राइसिस की वजह से बढ़ा है। नहीं, उसको बैंक क्राइसिस की वजह से इसलिए बढ़ा कि मार्केट ने उसको भी तो डिस्काउंट किया। मार्केट को ये लगा कि भाई बैंक का क्राइसिस आया है तो अब फेड अपना रुख नरम करेगा। देखिए मृत्युंजय जी, जब एक बैंक की क्राइसिस आती है तो ये इकोनॉमिक सिनेरियो एक ऐसा बनता है कि इसमें मल्टीपल बैंक क्राइसिस आती है, और हम ये चीज होते हुए देख भी सकते हैं यदि यदि यूएस गवर्नमेंट ने इसमें इंटरवीन नहीं किया तो हम काफी इसके अंदर इस स्थिति को एग्जैजरेट होते हुए देख सकते हैं। नेताजी, आप कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट दरें अगर बढ़ती है तो गोल्ड बढ़ जाएगा। ग्लोबल मार्केट का आपने बता दिया टारगेट 1980 के ऊपर। इंडियन मार्केट में क्या होगा प्राइस सर? 1980 के आसपास यदि गोल्ड आता है तो इंडियन मार्केट में लगभग 61,200 से 61,300 के बीच में हम गोल्ड को देख पाएंगे। अगले हफ्ते ही? अगले हफ्ते हो सकता है, प्रोवाइडेड कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़े, और यदि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो गोल्ड एक बार हम वापस 56,000 के आसपास जरूर देखें। मतलब आप ऐसा कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वोलेटाइल आप कह रहे हैं कि मार्केट रहने वाला है नेक्स्ट वीक। तान्या जी आप बताइए, अगर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होती है फेड की तरफ से ब्याज दरों में अगले हफ्ते, तो आपके हिसाब से ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट में क्या प्राइस होगा? तो अगर 25 दर बढ़ता है जो कि एक्सपेक्टेड है अभी एज ऑफ नाउ, और जैसे मैंने कहा कि पूरी तरीके से ये बैंकिंग क्राइसिस इन माय ओपिनियन फैक्टर्ड इन नहीं है, इट विल स्टार्ट। तभी देखिए वो मोमेंटम बढ़ा हुआ है, इवन आफ्टर द कामिंग वो प्रेशर है गोल्ड पे। तो आई पर्सनली फील कि दोबारा वो 1950 के ऊपर 1953 के आसपास तक क्रॉस करेगा, और वो मार्च को अगर क्लोजिंग पकड़ लेता है तो अगर तो इट्स क्वार्टरली हाई ऑफ एवर, लाइक गोल्ड का एवर क्वार्टरली क्लोजिंग हाई
है। और अगर हम इंडियन मार्केट में कहें तो मुझे लगता है कि अप टू 59,000 तक हम देख सकते हैं सोना दर जाते हुए, अगर विद इन मार्च, इफ दैट न्यूज स्टेज ट्रू। बीरेन जी आपका व्यू तक ही नेक्स्ट बढ़े वीक तो। के लिए सर, बीरेन जी अगले हफ्ते के लिए आपका व्यू गोल्ड पर फेड की मीटिंग के बाद प्राइस कहां तक? मीटिंग के बाद ही तय हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से कोई एंटीसिपेटरी मूव में मैं जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि रूपी में भी शायद वाइड मूव आ सकता है, मे बी 78 79 और मे बी 84 85। तो लोकल प्राइस फैक्टरिंग करना मुश्किल है फेड को ग्लोबल सुनने ग्लोबल के ग्लोबल पहले। प्राइस सर, बीरेन जी ग्लोबल प्राइस अगर मान लीजिए 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होती है तब? ग्लोबल मेरे हिसाब से फिलहाल तो लॉक है प्राइस अराउंड 1900 और 1970 एट द बेस्ट। 1975 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है सर, हम बात कर रहे हैं कि क्या गोल्ड का एक बार फिर से स्वर्ण काल आ गया है? जो तेजी हमने देखी है, क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी? क्या गोल्ड एक बार फिर से निवेशकों को मालामाल करेगा? इसी पर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अब मेहता जी, मैं आपसे तीसरा सिनारियो देकर सवाल पूछना चाहता हूं कि एक तो बात हो गई 50 बेसिस पॉइंट की, एक बात हो गई 25 बेसिस पॉइंट की। फेड के सामने अभी दुविधा ये है, क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ महंगाई कम नहीं हो रही है, फेड का जो टारगेट है वो महंगाई से जो फेड का टारगेट है उससे महंगाई के आंकड़े अभी बहुत दूर हैं। दूसरी तरफ ये बैंकों का संकट सामने आ गया, जिसके पीछे फेड के का जो एग्रेसिव अप्रोच है दरों को लेकर, उसको जिम्मेदार माना जा रहा है और बड़ा संकट में है फेड। आज देखिए वर्ल्ड स्लीप डे है, पता नहीं नींद भी आती होगी नहीं आती होगी फेड के अधिकारियों को, इतना टेंशन है उनके ऊपर अभी। तो अब जरा आप बताइए, अगर मान ये चर्चा भी हो रही है कि शायद फेड कुछ बदलाव ना भी करे, हो सकता है कि ब्याज दरों में भी और कोई छेड़छाड़ ना करे। अगर ऐसा होता है, मान लीजिए ब्याज दरें नहीं बढ़ती हैं नहीं घटती हैं, अनचेंज रहता है, तब गोल्ड में क्या होगा सर? देखिए, गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसे बढ़ने के लिए तो कोई न्यूज चाहिए, गिरने के लिए? लेकिन गिरने के लिए इसे कोई न्यूज नहीं चाहिए। अच्छा, ये बिना, यदि आपके पास कोई खुश खबर नहीं है तो गोल्ड डेफिनेटली गिरेगा। और यदि फेड कोई भी ब्याज दर में बदलाव नहीं करता है, इसका मतलब हमने जो पहले दो सिनेरियो डिस्कस किए, जो मेरी उम्मीद तो है 50 बेसिस पॉइंट वो बढ़ाएगा, दूसरी उम्मीद है वो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा। यदि वो कुछ भी नहीं बढ़ाता तो मेरे हिसाब से गोल्ड आपको अगले 3 महीने के अंदर अंदर या शायद 2 महीने के अंदर अंदर सीधा $2100 दिखाई देगा। डॉलर। और यहाँ पर सर, क्योंकि यहाँ इंडियन मार्केट में इंडियन मार्केट में जो मेरा ओरिजिनल टारगेट प्राइस था, लगभग जो मैं पिछले कई समय से कह रहा हूँ, 63,000 आपको गोल्ड का प्राइस दिखाई देगा। अच्छा, अगर नहीं बढ़ता है तो आप करें कि 63,000 तक। आप बिल्कुल, तानिया जी, बिल्कुल। आप क्या कह रही हैं? अगर नहीं बढ़े इंटरेस्ट रेट तब? एब्सोल्युटली। वैसे देखिए, चांसेस नहीं बढ़ने के मेरे हिसाब से तो काफी कम है, लेकिन अगर नहीं ही बढ़ता है तो देखिए वो जो पॉजिंग आएगी, इट विल कम अमिस्ट अ हाई इन्फ्लेशन रेट, काफी हाई इन्फ्लेशन पे। मतलब आप ये मान के चले कि जो रेस्टिंग प्लेस है इन्फ्लेशन का, वो फॉर एवर चेंज हम मान ले रहे हैं। तो दैट पहली पॉजिंग है वो काफी अफेक्ट करना चाहिए गोल्ड को, उसको। एंड इन्फ्लेशन पे गोल्ड ज्यादा हेज कोई है ही नहीं। तो आई ऑल्सो अग्री कि 2100 का हम टारगेट देखते हैं फिर अगले सून इनफ, वही 63,000 का। आई एब्सोल्युटली एग्री विद द सेम। आप बताएं बीरेन जी, आपके हिसाब से सर क्या होगा अगर कोई बढ़ोतरी ना हो फेड की तरफ से तब गोल्ड में? इस मामले में नेताजी ने जो कहा वो सही कहा है कि अगर कोई न्यूज नहीं आती तो गिरता है। मीन्स मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये कोई ना कोई फियर होगा तो गोल्ड को पुश करेगा। अगर फियर गायब हो गया तो गोल्ड नीचे आ सकता है, जो लेने का मौका होगा। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर दरें नहीं बढ़ती है तो इसको आप क्या मानेंगे, फियर का जाना या फियर का रहना? नहीं, काफी फैक्टर है। फेड को तो हमने ओवर इम्पोर्टेंस दे दिया, और भी सारे फैक्टर है, यूक्रेन ताइवान के कितने सारे फैक्टर मैं तो अभी नेक्स्ट वीक के है। पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ सर, बाकी फैक्टर तो हैं ही, या फेड वाला फैक्टर आगे भी तो रहेगा ही। मैं तो अगले हफ्ते के हिसाब से आपसे पूछ रहा हूँ। देखते हैं फेड की नई कहानी क्या होती है, क्योंकि पिछले 1 महीने में बहुत कहानी सुन चुके हैं। तो आपकी बातचीत नहीं होती सर फेड के अधिकारियों से? फोन मिलाइए एक बार। नहीं नहीं, अच्छा, अदरवाइज में यहाँ नहीं होता, न्यूयॉर्क में होता। अरे मेहता जी की बातचीत होती है। मेहता जी तभी कह रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगा। मेहता जी नहीं 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 नहीं, मृत्युंजय जी, देखिए,
हम तो मार्केट के अंदर बैठे हैं। हम जो डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट के सिनेरियो के बेस पे बात करते हैं और लगभग हमारी कई फॉरेन बैंकों से बात होती है, तो कौन सी कंट्री क्या बाइंग कर रही है, क्या सेलिंग कर रही है, क्योंकि हम एक एसोसिएशन है तो हमें उसकी पूरी जानकारी रहती है। तो टेक्निकल चार्ट के अलावा हम उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी बात करते हैं। और जिस प्रकार से चाइना जैसी कंट्री जिस प्रकार से गोल्ड बाय करती है, यदि उस ट्रेडिंग डेस्क पे कोई बैठे तो उसके तो रियलाइज होगा कि कितने बड़े बड़े ट्रेड अमेरिका और चाइना बैंकों के साथ में और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में गोल्ड का करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि अमेरिका अपनी पकड़ को मजबूत रखेगा, जाने नहीं देगा और फेड लोगों को सरप्राइज देने के लिए माना जाता है। ठीक है, 30 सेकंड में तान्या जी, गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए क्या अभी इन्वेस्टमेंट के लिए इस भाव पर? देखिए, ये अभी जो भी आपने बात करी ये सब शॉर्ट टर्म सिनेरियो है। लॉन्ग टर्म में हम सब जानते हैं सोना कहाँ जा रहा है। इस साल हमने जो दर अभी बात करी वो अभी नहीं तो इस साल के अंदर अंदर देखने को मिलेंगे ही। तो आई फील कि द प्रोसेस शुड बी बाय एवरी डिप। गोल्डन रूल फॉर गोल्ड राइट नाउ इन माय ओपिनियन इज बाय एवरी डिप। क्या तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड खरीदना चाहिए और लॉन्ग टर्म में तो गोल्ड अच्छा है ही। बहुत शुक्रिया तान्या जी आपका, बीरेन जी आपका, मेहता जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या गोल्ड का स्वर्णकाल एक बार फिर से लौटा है।